Hello students, this is my video 3 on physical features of India, chapter 2, geography, class 9th. इससे पिछले वीडियो में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू तक पढ़ा था और अब जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया का, दैट इज़ द इंडियन डेजर्ट. तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन डेजर्ट. अब इंडियन डेजर्ट मोस्ट ऑफ यू नो दैट कि कहाँ पर लाई करता है. इट लाइज इन राजस्थान. राजस्थान में इंडियन डेजर्ट है, तो उसके फीचर्स हम पढ़ेंगे. तो अरावली रेंजेस हैं राजस्थान में, उसके वेस्ट की तरफ यानी कि वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली रेंज, उसकी तरफ आता है इंडियन डेजर्ट. और डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा देखने को? यू विल सी द सैंड ड्यून्स मिलेंगे. सब ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के छोटे या बड़े पहाड़ होते हैं उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं. अब इनकी भी अलग अलग शेप आपको बताई जाएगी इसमें कि सैंड ड्यून्स की किस तरह की शेप है इस डेजर्ट के अलग अलग एरियाज़ में. तो उनकी बात करते हैं. तो जो इंडियन डेजर्ट की जो ज़मीन है वो कैसी है? अनड्यूलेटिंग, मतलब कि ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है. और क्यों नहीं है प्लेन? क्योंकि इट इज़ कवर्ड विथ सैंड. कहीं पर सैंड ज़्यादा है, कहीं पर सैंड कम है, तो ऐसी इसकी सरफेस है. और अगर यहाँ के रेनफॉल की बात करें तो वो लेस देन 150 मिलीमीटर 150 mm पर ईयर होता है, यानी कि बहुत ही कम रेनफॉल होता है. और जब रेनफॉल का सीज़न होता है, मॉनसून सीज़न होता है, तो राजस्थान में अचानक से सैंड में, डेजर्ट में आपको कुछ स्ट्रीम्स सी नज़र आएंगी. स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियाँ वहाँ बहती हुई नज़र आएंगी जब थोड़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है. लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही मानसून सीज़न ख़त्म होता है तो ये नदियाँ भी गायब हो जाती हैं, क्योंकि इनमें इतना पानी नहीं होता कि ये पेरेनियल बने, यानी कि 12 मंथ्स इन अ ईयर फ्लो करें. तो ये नदियाँ सिर्फ आपको मानसून सीज़न में ही देखने को मिलेंगी. अगर यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो ये होता है हॉट एंड एरिड क्लाइमेट. एरिड मतलब सूखा, और हॉट तो पता ही है आपको कैसा होता है. और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बहुत ही लो है वेजिटेशन, लेस वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ की सैंड फर्टाइल नहीं है. पेड़ पौधों के नाम पर आपको यहाँ क्या मिलेगा देखने को? कैक्टाई यानी कैक्टस जैसे प्लांट मिलेंगे जिनकी रूट्स काफ़ी डीप होती हैं. अब यहाँ पर जो सैंड की शेप होगी, जो सैंड बिछी हुई है यहाँ के मैदान में, उसकी शेप कैसी होगी? वो दो तरह की शेप होती है. इस पर 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है. तो पहली शेप की बात करते हैं. तो इस डेजर्ट के ज़्यादातर हिस्से में आपको बर्चन्स शेप देखने को मिलेंगी सैंड की. BARCHANS ये लिखा हुआ है NCERT पैराग्राफ में. बर्चन्स यानी कि क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स. अब ये कैसे होते हैं, ये शेप कैसी होती है, इसको आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो. वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ग्लोब पर लैटीट्यूड्स रन करते हैं और लॉन्गिट्यूड्स रन करते हैं. लैटीट्यूड्स कहाँ से रन करते हैं, किस तरफ? वेस्ट से ईस्ट वाली जो लाइनें होती हैं लैटीट्यूड्स की, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस. तो ये जो बर्चन शेप्ड होती है, ऐसी हॉरिजेंटल टाइप की आपको रेत की स्ट्रिप्स, रेत की पट्टियाँ मिलेंगी देखने को, जो हॉरिजेंटल वे में एक जगह से दूसरी जगह जारी होंगी, यानी कि सीधी रेखाएं. लेकिन हम जैसे जैसे इंडो पाक बाउंड्री की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये शेप चेंज हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में, यानी कि मेरिडियन शेप में, यानी कि नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ लंबी लंबी पट्टियाँ आपको इसमें नज़र आएंगी. तो ये दो शेप होती हैं, बार्चन शेप एंड लॉन्गिट्यूडनल शेप. शेप देखने के लिए आप इनका नाम लिखकर गूगल पर सर्च कर सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स शेप या फिर बर्चन सैंड ड्यून शेप. वैसे मैंने आपको बता ही दिया. तो इंडियन डेजर्ट का टॉपिक छोटा सा ही था, यहीं ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कोस्टल प्लेन्स. अब आपको पता है इंडिया हैज़ ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन. 7000 किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया में. और कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है? समुद्र का किनारा, जो हमारे ईस्ट की तरफ भी है, जो गुजरात से शुरू होती है नीचे
केरला तक आती है, जो आपका ट्रायंगुलर शेप इंडिया है, और उधर आंध्र प्रदेश उड़ीसा से नीचे आती हुई तमिलनाडु तक नीचे आएगी कोस्टल लाइन, वेस्ट बंगाल तक जाएगी जहाँ पर कैलकाटा बना हुआ है। तो ये सारी इंडियन कोस्ट लाइन है। अगर हम इंडियन कोस्ट लाइन जो लेफ़्ट की तरफ है, यानी कि गोवा वाली जो कोस्ट लाइन है, उसके उस तरफ कौन सा सी है? अरेबियन सी। और जो तमिलनाडु वाली कोस्टल लाइन है उसकी तरफ है बे ऑफ बंगाल। अब इनमें वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट, इनके दो नाम बन गए। वेस्ट कोस्ट से अगर हम थोड़ा अंदर की तरफ इंडिया में आते हैं, किनारे किनारे, तो वहाँ पर होते हैं वेस्टर्न घाट्स। इसी तरह से ईस्ट कोस्ट से थोड़ा इंडिया के अंदर की तरफ आएंगे, तमिलनाडु वगैरह की साइड में एंटर करेंगे तो वहाँ पर आते हैं ईस्टर्न घाट्स, और वेस्ट से जाएंगे तो वेस्टर्न घाट्स। तो आपने देखा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो एक तरह से सैंडविच बन गई है। सैंडविच मतलब बीच में आ गई है, किसके? अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में। इसी तरह जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किसके बीच में सैंडविच बनी? बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स के बीच में। इन कोस्ट्स के पार्ट की बात करते हैं। पहले वेस्टर्न कोस्ट के तो जो नॉर्दर्न कोस्ट, तो अब हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स की बात कर रहे थे। पहले वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट्स में आपको बताता हूँ। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो इसके ऊपर का हिस्सा है, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर का हिस्सा, जिसको नॉर्दर्न पार्ट भी बोलते हैं, इस पार्ट का वैसे नाम रखा गया कोंकण, KONKAN। इसके अंदर मुंबई और गोवा, ये 2 जगह आती हैं नीचे तक। फिर इस कोस्ट के जो बीच का हिस्सा है उसका नाम है कन्नड़ प्लेन्स, और जो इस कोस्ट के नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल साउथ का हिस्सा है, उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो ये तो 3 पार्ट्स हुए हमारे कौन सी? वेस्टर्न कोस्ट के। अब ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं, जो आपको मिलेगी तमिलनाडु की साइड, जो कोस्टल लाइन है पूरी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ की जो प्लेन्स हैं वो बिल्कुल लेवल है, ऑलमोस्ट इतने ऊबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग नहीं है, बहुत ही वाइड है और लेवल है। इस ईस्टर्न कोस्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उसका नाम क्या है? नॉर्थर्न सर्कल, CIRCAR, नॉर्दर्न सर्कल, ये इसका नॉर्थर्न पार्ट है। और इस कोस्ट के साउदर्न पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, नीचे का हिस्सा जो तमिलनाडु की तरफ है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपने अपने डेल्टास यहाँ पर बनाती हैं इस ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। डेल्टास क्या होते हैं? रिवर का माउथ होता है, और ये रिवर का माउथ कहाँ बनता है? जब नदियाँ समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो वहाँ पर इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, और जो वो शेप बनती है उनको डेल्टास बोलते हैं। और इसी ईस्टर्न कोस्ट पर एक लेक है जिसका नाम है चिलिका लेक, वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब शुरू होता है हमारा इंडिया का लास्ट ज्योग्राफिकल फिजिकल फीचर, और वो है द आइलैंड्स। आइलैंड्स ग्रुप यहाँ पर इंडिया में 2 हैं। कौन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ देम यू नो देम, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड लक्षद्वीप ग्रुप्स। तो इन 2 ग्रुप्स का नाम आपको मैंने बताया। इनमें से जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है ये कहाँ लाई करते हैं? बे ऑफ बंगाल में, और ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। और ये वाला ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड के ग्रुप से काफ़ी बड़ा है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है। जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो आता है अरेबियन सी में। जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है वो नीचे मालाबार कोस्ट पर केरला के आसपास समुद्र में आपको मिल जाएगा देखने को। और एक कोरल आइलैंड है, यानी कि कोरल्स से बना हुआ है, सीपियों से बना हुआ आइलैंड है। और पहले इन आइलैंड्स के 2 नाम और थे, लैक्केडिव एंड मिनिकॉय, MINICOY। तो ये 2 नाम किसके थे? लक्षद्वीप आइलैंड्स के पहले। फिर 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप आइलैंड रखा गया।
और लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है इसका। और लक्षद्वीप की कैपिटल भी है जिसका नाम है कावारत्ती। ये भी एक आइलैंड है, कावारत्ती आइलैंड। ये यहाँ का हेडक्वार्टर है या कैपिटल आप कह सकते हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यहाँ पर होता है लक्षद्वीप का। यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी फ्लोरा एंड फौना की, यानी कि प्लांट्स की और एनिमल्स की इस आइलैंड में। यहाँ पर एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड, PITTI, और जो अनइनहेबिटेटेड है, मतलब यहाँ पर लोग नहीं रहते, परंतु यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है पिट्टी आइलैंड में। अब अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। इन आइलैंड्स की दो कैटेगरी हैं, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, यानी कि इनके नॉर्थ और साउथ में इनको बांट दिया गया। अंडमान नॉर्थ की तरफ आता है और निकोबार साउथ की तरफ आता है। और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो आइलैंड हैं ये उभरे हुए हिस्से हैं, उठे हुए हिस्से हैं उन माउंटेन्स के जो समुद्र में डूबे हुए हैं। समुद्र में माउंटेन्स भी होते हैं, तो जब वो पूरे नहीं डूब पाते तो उनका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है, तो वो आइलैंड का रूप धारण कर लेता है। और ये आइलैंड्स कंट्री के लिए काफ़ी वैल्यू रखते हैं, यहाँ से काफ़ी काम होता है। यहाँ भी आपको काफ़ी फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगी, तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलेंगे। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में आपको इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स वगैरह और डिटेल वाले आंसर भी मिल जाएंगे। टिल देन बाय।